पहली खबर तो ये है कि यूरोपियन यूनियन 210 बिलियन यूरो की रशियन प्रॉपर्टी को सीज करने जा रहा है या सीज कर लिया है और सोच रहे हैं कि उसको बेचकर यूक्रेन वॉर का खर्चा निकाला है और रशिया ने उस पर ऐतराज किया है। ट्रंप साहब आसियान में आ रहे हैं। मुझे लगता है ट्रंप साहब मौका ढूंढ रहे हैं कि कहां मोदी उनको मिल जाए और वो उनको सुनाए। लेकिन अभी यूएनजीए में जहां ट्रंप साहब थे, मोदी ने वहां जाने से इनकार कर दिया। और आज की मेन खबर यह है कि आसियान समिट में, जिसमें ट्रंप का कुछ लेना देना नहीं है, 26 से 28 अक्टूबर को कुआलालंपुर मलेशिया में हो रहा है। और ये आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। ये 31 तारीख को एपेक का समिट है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है, वो साउथ कोरिया में हो रहा है। तो वहां तो ट्रंप साहब आ ही रहे हैं। शायद मोदी अवॉइड करना चाहते हैं और वो मुझे लगता है कि उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप उनको और ज्यादा बेइज्जत करे या उनको और ज्यादा ह्यूमिलेट। दूसरा, रशिया ने JF-17 इंजन पाकिस्तान को देना मंजूर कर लिया है। अब वो डायरेक्ट इंजन देगा। पहले वो इंजन चाइना को दिए जाते थे, चाइना से फिर पाकिस्तान में आते थे। तो इंडिया ने इसका विरोध किया कि अब डायरेक्ट इंजन क्यों दे रहे हो। ये वही इंजन है कि जो हमारे सुखोई 30 के अंदर लगे हुए हैं, और वही इंजन अब पाकिस्तान के JF-17 में लगेंगे। RD-93 है। इंडिया से खफा है, लेकिन मुझे लगता है रशिया इस डील के द्वारा प्रेशराइज कर रहा है, तुम सुखोई 57 की डील क्यों नहीं कर रहे हो, और तुम नहीं करोगे तो मैं पाकिस्तान को वो चीज दे दूंगा जो मैं तुमको देता हूं। तो एक किस्म से इस दुनिया में ना डबल क्रॉस कहानी हो। तो रशिया भी कोई दूध का धुला तो है। रशिया के पाकिस्तान को मिल रहे इंजन की बात कर, ये मामला बड़ा गर्म आ गया आज एकदम से। JF-17 पाकिस्तान का एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जैसे कि इंडिया का राफेल है। हालांकि इंडिया के राफेल को थोड़ा सा बेहतर माना जाता है JF-17 से, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि ये चाइना का बना हुआ एयरक्राफ्ट है। असेंबल अब इसको पाकिस्तान में किया जाता है, लेकिन इसको रशिया ने RD-93MA इंजन देना स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। पहले ये इंजन वाया चाइना होके आता था, क्योंकि चाइनीज है। तो चाइना का अभी भी एक प्रॉब्लम है। चाइना का प्रॉब्लम ये है कि जो एयरक्राफ्ट के इंजन हैं, उसमें अभी भी चाइना की उतनी एक्सपर्टीज नहीं है जितनी रशिया की है या फिर अमेरिका की है। मैंने हमेशा से एक बात कही है कि चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन जहां तक मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसमें अभी भी रशिया आगे है। दूसरा, उसका मिलिट्री टेक्नोलॉजी में आगे होने का एक रीजन है कि रशिया ने बहुत सारी वॉर्स लड़ी, और उस वॉर से जो उसको एक्सपीरियंस मिलता है, उसके हिसाब से वो अपने वेपन्स को मॉड्यूलेट करता है, कस्टमाइज करता है। चाइना ने तो पिछले 40-50 साल से कोई वॉर ही नहीं लड़ी, तो उसको ये भी नहीं पता कि उसके जो वेपन्स हैं वो कितने अच्छे हैं या कितने बुरे। ये एडवांटेज इस समय यूक्रेन युद्ध के दौरान जो रशिया को मिला कि पिछले 3 साढ़े 3 सालों के अंदर उसने अपने वेपन्स को दोबारा से रीमॉड्यूलेट किया है, मॉडर्न नीड के हिसाब से मॉडर्नाइज किया है। और जो पहले अच्छे वेपन्स होते थे, उनको लगता है अच्छे, वो वॉर टाइम में बुरे साबित हुए, और जो बुरे थे वो अच्छे साबित हुए, या कुछ नई चीजें निकाल ली। चाइना की समस्या है कि वॉर टाइम में नहीं गए तो उनको पता नहीं उनके वेपन्स कैसे हैं, ये उनकी कमजोरी है, इसलिए रशिया अब उनको मदद कर रहा है। तो वेपन टेक्नोलॉजी में आज भी रशिया जो है वो हर हाल में चाइना से आगे। तो रशिया के जो इंजन है एयरक्राफ्ट के, वो आज के तो है नहीं, पुराने इंजन ही है वो भी, लेकिन वो मॉड्यूलेट करता रहता है। तो उसके पास वो इंजन हैं हर हालत में देखा जाए। अब ये RD-93MA इंजन जो ऑलरेडी JF-17 में है, और अब वो डायरेक्ट रशिया से उसको मिलेंगे। इंडिया ने कहा था कि भाई पाकिस्तान को सीधे इंजन मत दो, आप वाया चाइना देते हो, देते रहो, चाइना उसको यूज करता है, क्योंकि चाइना भी उसमें रशिया चाइनीज इंजन जो है यूज नहीं करता, रशियन इंजन यूज। और चाइना के जो बहुत दूसरे भी एयरक्राफ्ट हैं, वहां भी एक किस्म से क्या, एक रिफाइंड टाइप के रशियन इंजन है, आप दूसरे इंजन नहीं है। तो या उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो, जो भी करो, ये रशिया को पता है कि चाइना जो है रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। जैसे अभी 6 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाया, तो वो भी रिवर्स इंजीनियरिंग की वजह से ये सारा का सारा। JF-17 जो है वो जैसे इंडिया का राफेल है, उनकी बैकबोन भी है किस्म से। लेकिन अब ये जो पूरा का पूरा जो इंजन है, अब डायरेक्ट RD-93 इंजन जो है वो डायरेक्टली अब पाकिस्तान को मिलेगा रशिया की ओर से, जो मेरे ख्याल से इंडिया की जो रिक्वेस्ट थी वो उसके लिए सेटबैक भी है। और कहीं ना कहीं शायद इंडिया को एक लेसन दे रहा है रशिया, या उनको इंडिया को बताने की कोशिश कर रहा है, भैया मैं तुमसे 20 बार बोल चुका हूं कि सुखोई खरीदो, सुखोई खरीदो, सुखोई 57 ले लो, तुम लेते नहीं, तुम नहीं लेते हो तो मैं उसको दे देता हूँ, एक इंजन देता हूँ। कल को हो सकता है कुछ और ना दे दे। उस पैसे की बात है साहब, को वॉर लड़नी है, वॉर लड़ने के लिए उसको पैसे चाहिए। तो पैसे के लिए आप कोई चीज बेचोगे, क्या बेचोगे? तो इंजन बेचने की बारी आ गई। पाकिस्तान शुड बी हैप्पी दैट रशिया इज गिविंग RD-93 जेट एयरक्राफ्ट इंजन टू सो कॉल्ड पाकिस्तान। यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा है साहब, $210 बिलियन की प्रॉपर्टीज है साहब, $210 बिलियन की प्रॉपर्टी, वो सीज्ड प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जो उसके जो डॉलर्स है वो भी सीज किए हुए हैं। अब $210 बिलियन की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसका क्या किया जो कहते हैं कि भाई हम इसको बेच के ना जो रशिया के साथ वॉर हो रही है उसको फीड करेंगे। रशिया ने इसे क्या कहा है? रशिया ने इसे पैसे की चोरी कहा है, और उसके
कड़ी कार्रवाई की बात। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से ये करना आसान नहीं है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से करना आसान नहीं है, क्योंकि किसी देश की प्रॉपर्टी उसकी परमिशन के बिना आप जब्त नहीं कर सकते। ईयू इस पैसे के इस्तेमाल के लिए एक नया प्लान बना रहे हैं। रशिया ने इसको कहा है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी की चोरी करना चाहते। रशिया कहता है कि अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया तो मैं आपको उसके लिए कड़ा जवाब दूंगा, और वो जवाब फिर आपके पास ऐसा होगा कि आप कुछ कर नहीं पाओगे मेरे। रशिया के फ्रीज हुए जो कुछ पैसे जो हैं वो तो बेल्जियम यूरो क्लियर के एक इंस्टीट्यूशन उनके पास है। रशिया के सेंट्रल बैंक के बॉन्ड्स भी यहाँ जमा थे। ये बॉन्ड्स तो मैच्योर हो गए, लेकिन अभी ईयू की पाबंदियां है तो रशिया का पैसा अटका हुआ है। इस पैसे को यूरो क्लियर से एक स्पेशल पर्पल व्हीकल में ट्रांसफर किया जाए, अब ईयू चाहता है, और ये संस्था यूरोप सरकारों की होगी, और इसके बदले ईयू जो है यूरो क्लियर को कुछ जीरो कूपन बॉन्ड्स देगा। ये बॉन्ड ब्याज नहीं देंगे, लेकिन यूरोपियन सरकारों की गारंटी के साथ होंगे। इससे रशिया की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं होगा, लेकिन पैसा जो है यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो मुझे लगता है कि एक किस्म से ज्यादती हो जाएगी। रशिया की करीब करीब $300 बिलियन की दुनिया भर में जो प्रॉपर्टीज है वो फ्रीज है। सिर्फ यूरोप के अंदर ही $229 बिलियन है। यूरो क्लियर के पास करीब करीब 185 बिलियन यूरो का पैसा है, जिसमें 176 बिलियन जो है वो कैश में है। बॉन्ड्स मतलब कैश ही हो गया ना। अब वो कैश तो उसके पैसे हैं। अब आप कैश अगर उसका पूरा जब्त कर लोगे, उसको नहीं दोगे, तो फिर बड़ी मुसीबत है। बेल्जियम डर रहा है उससे। बेल्जियम कहता है कि अगर यार कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, क्योंकि यूरो क्लियर तो वहीं पे है सारा का सारा। तो ईयू चाहता है कि सब सदस्य इसका मिलकर हिस्सा बने और जोखिम को बांट ले। अब मुसीबत ये है कि आप उसका पैसा जब्त तो कर लोगे, लेकिन कब तक कर पाओगे? आपको जो $210 बिलियन के जो बॉन्ड्स वगैरह भी है, जो कैश में है, जो आपने सीज किए हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको वापस करना पड़ेगा। तब आप क्या करोगे? अच्छा, ये प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी आएगी ना। इंडिया ने बहुत सारा पैसा जो है तेल का जो है वो अभी तक रशिया को दिया नहीं है। रुपया उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है, लेकिन पैसे डॉलर में देने हैं, और वो उससे कहा जाता है यार तुम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ले लो, कुछ यहाँ पे बॉन्ड्स खरीद लो, कुछ यहाँ के इंडिया के शेयर्स ले लो। वो बेचारा मजबूरी में कर रहा है, वो उसको करना नहीं चाहता, उसको डॉलर चाहिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, आज से हो सकता है साल 2 साल के अंदर, जब ये यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी और सैंक्शन जब रशिया के ऊपर से हट जाएंगी, तो इंडिया को वो सारा का सारा पैसा जो ऑलमोस्ट 60-70 बिलियन डॉलर का ऑयल हर साल इंडिया मंगा रहा है, तो पिछले 3 साल का देखो, अगर 3.5 साल का, तो $200 बिलियन का तेल हम मंगा चुके हैं उससे। और $200 बिलियन जब उसको डॉलर में देने पड़ेंगे ना, तो हमारी नानी मरेगी उस टाइम, हमारा हालत खराब होगी। ये सारा का सारा है।